आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली के लिए जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए एक मॉडल सेट को देखेंगे। आज मॉडल सेट दूसरा है और इसके पहले वाले वीडियो में मॉडल सेट एक को कंप्लीट किया जा चुका है। तो आज शुरू करते हैं मॉडल सेट दो। यह सेट जो है किरण प्रकाशन का है और आज इस सेट में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए केवल देखते हैं जीके और जीएस वाले प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू किया है जीके और जीएस वाले प्रश्न। तो हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। तो देखिए 61 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभावित खतरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही वर्णन करता है। तो कौन सा विकल्प सही वर्णन कर रहा है इसका। तो इसका सही उत्तर है कि यह क्या है, गैर अपघटनशील है। प्लास्टिक क्या है, एक गैर अपघटनशील है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, सबसे अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है समुद्र। क्या है सही उत्तर इसका, समुद्र। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब ये 63 में, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन है। तो द्वितीयक प्रदूषक है धुंध। क्या है, धुंध। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब ये 64 में कह रहा है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग क्या कहलाता है। तो धनावेशित भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और आपको पता होगा कि इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इस भाग को कहा जाता है नाभिक। अब आइए 65 में, घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्टज जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है। तो यह क्या है, यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है ये, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब आइए 65 के बाद 66 में, निम्नलिखित में से उदरपातन के उदाहरण क्या हैं। तो आप बताना यहां पर उदरपातन का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है शुष्क बर्फ, और 2 में दिख रहा है कपूर, और 3 में दिख रहा है बर्फ। तो इसमें शुष्क बर्फ और कपूर दोनों क्या है, उदरपातन का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 67 में, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है उसका, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र होता है N2O। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं 69 में। तो 69 का प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से जो पलायन वेग है उसका वेग कितना होता है। तो इसका वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, 11.2। अब ये 70 में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक के रक्तस्राव होता है, क्यों होता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है कि रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, जिससे कारण रक्तस्राव होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब आते हैं 71 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। वाक्य क्या है इसमें, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति। तो अब कौन इसका वर्णन कर रहा है, इसका वर्णन कर रहा है क्या, मौसम। क्या कहते हैं इसको,
ये सभी स्थिति को क्या बोलेंगे, समान रूप से मौसम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 72 में, इसमें दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2। अब इसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा कथन सही और कौन सा इसमें गलत है। तो कथन 1 में है, कथन 1 का है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये तो सही है, तो कथन 1 इसका सही है। अब दूसरा में आइए, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। तो दोनों इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 में, निम्नलिखित में से पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है। तो किसको पीट करके पतला शीट बनाया जा सकता है, तो कौन सा धातु है, वो जस्ता है। कौन सा धातु है, जस्ता। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही है। अब आइए 74 में, विषाणु से होने वाला रोग कौन है। तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, विषाणु से होने वाला रोग है सामान्य सर्दी, यानी सर्दी खांसी जो किससे होता है, विषाणु से होता है। अब आइए 75 में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। तो किसका आसपास होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब आइए 76 में, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, फैदोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही है, फैदोमीटर। अब 77 में ये नीचे 2 वाक्य दिया गया है, अभिकथन और कारण। तो देखिए यहां पर क्या है, अभिकथन ए और दूसरे के कारण कहा गया है। तो आप इसको देखिए, आप कथन और कारण को, उसके बाद इसमें आंसर को विचार किए कि क्या हो सकता है। कह रहा है ए में कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो सही तो है कि रोग उत्पन्न करते हैं कुछ सूक्ष्मजीव जो हैं। और दूसरा है कि कथन आर, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो सही है दोनों, लेकिन यहां पर क्या है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या भी है, और ए का क्या है, सही व्याख्या है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। यानी इसको अगर पहला माना जाए और इसको दूसरा, तो दूसरा जो है पहला का सही व्याख्या है। अब आइए अगला प्रश्न में, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 में, मानव की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो कौन सा एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है उसका, एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 में, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट का गठन करता है। यहां पर क्या लिखाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला लिख दिया, यहां पर इंटरनेट का गठन करता है। अब आते हैं 80 में, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कितने सालों के बाद। तो हर 2 सालों के बाद क्या होते हैं, 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 81 है, यहां भी दिया हुआ है कथन और कारण। तो अब यहां पर देखिए कथन 1 में देखते हैं, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो मनुष्य सहित सभी जंतु क्या है, भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका ए जो है सही कह रहा है इसमें। अब बी में आइए, मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करता है। तो ये दोनों भी सही है इसमें। तो अब अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है ना, सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 82 में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था, हेक्टर मुनरो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, हेक्टर मुनरो। अब आइए 83 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक कौन सा है, तो कौन सा इसमें होगा,
इसमें एक से अधिक है, इसमें क्या है, एक से अधिक जो है प्रतिजैविक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आप 4 लगा सकते हैं, एक से अधिक। अब आते हैं 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 है, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब 85 में आइए, मानव रक्त में अल्कोहल की कितने प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? तो कितना प्रतिशत? 0.5%। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो प्रमुख रूप से कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी ध्यान रखिएगा, CO2 होता है। क्या होता है? CO2। क्वेश्चन नंबर 87 में आइए, कपड़ा धोने वाले सोडे का नाम क्या है? तो कपड़ा धोने वाले सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका सूत्र भी ध्यान रखिएगा, Na2CO3 और इंटू 10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, लेकिन आप इसमें बस यहीं तक ध्यान मुख्य रूप से होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब ये 86 में, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है, किसके लिए करता है? तो ये अपने कुबड़ का उपयोग करता है बसा को भंडारण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बसा का भंडारण। अब 89 में आइए, तो 89 का प्रश्न है, 89 देखिए यही है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? यानी उनका निधन जो है कहां हुआ था? तो उनका निधन कहां हुआ था? तो उनका निधन हुआ था कहां? तो इसका सही उत्तर होगा, निर्वाण को यहां पर लिख रहा है कि ज्ञानोदय यानी ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में। और आपको पता होगा कि उनका अंतिम जो सांस है वो कहां मतलब उनका क्या कहा जाए उसको, बोलिए, परिनिर्वाण। तो ये कहां हुआ था? कुशीनगर में। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो किसके विरोध में शुरू किया था? रॉल्ट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉल्ट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 90 के बाद 91 में, कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए 92 में, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? तो किस वर्ष हराया था? 1526 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1526। क्वेश्चन नंबर 93 है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? यानी तार जिसको बोला जाता था, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो किया था सैमुअल मोर्स ने। किसने? सैमुअल मोर्स ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो। कब किया था? 1837 ईस्वी में। 1837 में। अब आते हैं 94 में, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो किसने निकाला था? मैडम भिखाजी कामा ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अब आइए 95 में, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में कहां अस्तित्व में आया? तो कहां अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था सिंगापुर में। कहां? सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, सिंगापुर। यह सिंगापुर में कब अस्तित्व में आया था? 1943 में, यानी 21 अक्टूबर 1943। अगर डेट देखा जाए तो 21 अक्टूबर 1943 में। कहां आया था? सिंगापुर में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम का गायन किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1896। क्वेश्चन नंबर 97 है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो उसका नाम है हृदय की मांसपेशियां।
कहाँ होता है ये? हृदय में पाया जाता है, हृदय की मांसपेशियां। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही है। अब 98 में आइए, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही है। इसका जो मीटिंग हुआ था ये आजाद पार्क में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 99 में आइए, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया जनवरी समताप रेखा है। तो कौन सी रेखा है? 18 डिग्री सेल्सियस। कौन सी रेखा? 18 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आप 100 में आइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है? तो ये कहाँ है? भागलपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रेशम का उत्पादन। 101 में आइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपको पता होगा कि मासिनराम मेघालय है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मासिनराम मेघालय। अब 101 के बाद 102 में आइए, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है भौगोलिक ग्रिड। क्या कहते हैं उसको? भौगोलिक ग्रिड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अब 103 में आइए, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो कितनी भाषा को दिया गया है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। और यह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 104 में, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होता है? मलेरिया। कौन सा बीमारी? मलेरिया। 105 में आइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 5वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही है। कौन शताब्दी? 5वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार की कौन सी पर्वतरोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो किसने किया है? श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 वाला, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 107 है, लुसाई कहाँ रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया नाम है? क्या नाम है? लुसाई। तो कहाँ की जनजातीय आबादी को दिया गया है? त्रिपुरा का। कहाँ? त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अब 108 में आइए, निम्नलिखित में से किस शहर में जहाज निर्माण उद्योग स्थित है? तो कहाँ है? यह है कोचीन में। कहाँ है ये? कोचीन में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और कोचीन कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है ये? केरल। 109 में आइए, 109 का प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो किस जानवर के लिए बनाया गया है ये? मुख्य रूप से बाघ के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाघ है। 110 नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर? नेपा नगर। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही होगा, अखबारी कागज। 111 है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो किसने किया था? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, धर्मपाल। 112 में आइए, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बरखान। क्या कहते हैं उसको? बरखान। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बरखान। थार मरुस्थल एक शुष्क मरुस्थल आपको पता होगा, जिसका विस्तार है भारत और पाकिस्तान में। 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था। यह स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 114 में, 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसको? संगम। क्या कहते हैं? संगम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, संगम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मुंबई। आपको पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है।
इससे प्रश्न बन सकता है। और इसके वास्तुकार का नाम क्या है? जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम जॉर्ज विटेट। विटेट। अब आते हैं 116 में, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र में दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो किस दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया जाता है? तो वह है उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, उपभोक्ता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 117 में, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 या 15 साल की आयु के बाद अपनी झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? यानी 14 से 15 साल की आयु के बाद जो है वह अकेले रहना पसंद करता है। तो इसमें क्या है? एक से अधिक है। क्या है इसमें? एक से अधिक है। लेकिन इसमें एक से अधिक नहीं, इसमें गलत हो रहा है। जैसे चीता वैसा नहीं है, हिरन वैसा नहीं है, नवाब वैसा है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए था हाथी। क्या होना चाहिए था? हाथी। जो हाथी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि वह झुंड को छोड़कर अकेले घूमते हैं। कौन? नर हाथी। 14 से 15 साल की आयु के बाद जो नर हाथी है और झुंड को छोड़ करके अकेले घूमना पसंद करते हैं। हाथी के झुंड में मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं, और सबसे बूढ़ी मादा जो है झुंड की नेता कहलाती है, यानी झुंड की नेता होती है। अब आइए 118 में, निम्नलिखित अवस्था में से किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? किसके लिए होती है? आप जरा इसको पढ़ लेते हैं। बल की आवश्यकता किसके लिए कह रहा है? इसको अगर ध्यान से देखा जाए, किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, या बी में है किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, या सी में है किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, या डी में है किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो अब इसमें सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, सी और डी। तो देखिए ए, सी और डी में क्या है। तो पहले ए वाले में आइए, किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलाए रखने के लिए, तो उसमें ऊर्जा की जरूरी है। अब किस में है? ए के बाद सी में किसी जो चलायमान कण है उसको रोकने के लिए, तो इसमें ऊर्जा लगेगा। और उसके बाद डी में आइए, किसी कण की गतिज ऊर्जा को क्या करने के लिए? गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी है। तो इसमें ए, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ए, सी, डी। तो तीनों मिलाकर के सही हो गए, ए, सी, डी में ऑप्शन नंबर 2। अब 19 में आइए, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। तो इसका आपतन कोण कितना डिग्री होगा? तो इसका आपतन कोण कितना होगा? इसका आपतन कोण आधा होगा, यानी कितना? 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 120 में आइए, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव कौन सा है? तो कौन सा जीव है? जैविक खाद। कौन सा हो गया? जैविक खाद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 121 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? तो उसका नाम है पंबन चैनल। कौन सा चैनल? पंबन चैनल। ये क्या करता है? रामेश्वरम द्वीप को भारत से अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से क्या करता है? ये अलग करता है। तो उस चैनल का नाम है पंबन चैनल। 122 है, एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? तो जापान में इसका नाम क्या है? टाइफून। क्या नाम है इसका? टाइफून। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, टाइफून। अब आइए 123 में, 123 का प्रश्न है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बोस्टन टी पार्टी। 124 है, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो कहां होता है ये? तो ये होता है कहां? पंजाब में। कहां? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पंजाब। अब 125 में आइए, पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त होने वाला हथियार, उसका नाम बताना है। पाषाण युग में तो कौन सा हथियार था उस टाइम का? तो उस टाइम का था गड़ासा। कौन सा हथियार? गड़ासा।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है। ताप क्या होता है? छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 127 में है आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो अब ऑप्शन में आइए, तो इसका सही उत्तर है इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन का अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परतदार चट्टान। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि क्या कहेंगे इसको? परतदार चट्टान। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और वसा इसमें शामिल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो उस रोग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अभावजन्य रोग। क्या कहते हैं उसको? अभावजन्य रोग। और इसमें पोषक तत्व विभिन्न प्रकार का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। तो इस सब के अधिक पोषक तत्वों की कमी अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस प्रकार के रोग को अभावजन्य रोग। 129 से गर्म करने पर ठोस के द्रव में द्रव के बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? गलना। क्या कहेंगे? गलना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, गलना। क्वेश्चन नंबर 130 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? तो पानी का कौन सा गुण नहीं है कि इसमें कोई भी चीज धुल नहीं सकती है? तो ये क्या है? ये इसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोल्हुआ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। तो ये क्या है? ये तो ये है अशोक स्तंभ। क्या है ये? अशोक स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 132 में आइए, स्टाइलेक्टाइट स्थाकृति का निर्माण होता है। तो ये कहाँ होता है स्टाइलेक्टाइट का निर्माण? तो ये होता है भूमिगत जल द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, नाम याद रखिएगा, स्टाइलेक्टाइट। क्वेश्चन नंबर 133 है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होता है? अंधेरा का। बाकी सबकी आवश्यकता है, लेकिन अंधेरा की आवश्यकता नहीं है कि अंधेरा होगा तभी अंकुरण होगा। अब 134 में आइए, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खगोलविद। क्या कहेंगे उन्हें? खगोलविद। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, खगोलविद। 135 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? तो इसमें सही है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार यह उसके अनुसार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, तो उसका नाम बताना है। तो कौन सा जंतु है वो जंतु का नाम है कछुआ। क्या नाम है उसका? कछुआ। कछुआ सीप एवं अंडों का कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका जो कवच होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का, कछुआ का और सीप का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में, दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? किलोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही है। अब आते हैं 138 में, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर देखा जाए इसको तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही है। दूसरा में है राज्यपाल का चुनाव सांसद करती है, ये तो गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, तो यह भी क्या है? यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर इसका तो 1, 2, 3 में केवल एक ही सही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्या चुना था कि कौन सा गलत है, तो गलत इसका कौन सा है? दूसरा वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 139 में, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचाने, तो कौन सा असत्य है?
एक में है कि हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये क्या है, तो सही है। अब 2 में है जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज है, तो ये क्या है, तो गलत है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 3 में है हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, तो ये भी तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा जो सही होगा। अब आते हैं 140 में, बिहार का राजकीय पक्षी का नाम बताना है। तो बिहार का राजकीय पक्षी का नाम क्या है, गौरैया है। क्या नाम है, गौरैया। और राजकीय पशु का नाम बैल, ये सब ध्यान रखिएगा आप। राजकीय पशु हो गया बैल, राजकीय फूल हो गया गेंदा, राजकीय मछली हो गया मांगुर, क्या हो गया, मांगुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। 141 का जो है ये प्रश्न लिया गया है न्यूमेरिकल टाइप का, तो जब हम लोग विस्तार में इसको पढ़ेंगे तब न्यूमेरिकल को भी जरूर देखेंगे, आप इसको केवल ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 143 में। इसमें अभी मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न को शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सारे के चक्कर में किसी भी एक टॉपिक को हम लोग सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग को भी शुरू कर दिया गया है, आप उससे भी जाकर जुड़ जाइए। मैथ में भी कई चैप्टर और रीजनिंग का भी कई चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है। आपको प्ले लिस्ट में जाने के बाद ये सारे चैप्टर आसानी से मिल जाएंगे। अब 143 में, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार की समस्या का, बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी। इसमें क्या है, इसमें सब समस्या है। इसमें अधिक ऊंचाई पर अगर जाया जाए तो उसमें सारा समस्या मिलेगा, बारिश भी मिलेगा, आंधी तूफान भी मिलेगा, और अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन में कमी भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा, कि 1 से अधिक इसमें सही है। अब ये 44 में, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। तो तब क्या होता है कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 45 में, यह निम्नलिखित में से कौन से कथन महासागरों के संदर्भ में सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखा जाए एक वाले में इसका, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है कि महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन कैसे दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, अच्छा इसका तीसरा भी है, कह रहा है तीसरा में कि तिरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। और डी वाला है, आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा सही है, तो इसमें यहां पर एक सी सही दिख रहा है कि जो तरंगे हैं वो ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो एक तो सही होगा इसका 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इधर से आइए आप, और यहां पर और बाकी गलत है। और यहां पर देखा जाए तो इसमें और कौन सा सही है, तो इसमें एक सही ऑप्शन इसका एक तो हो गया सी वाला कि जो तरंगे है वह ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। एक तो ये हो गया, और एक यहां से सही इसका है कि ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों सही है, तो ए भी सही और वहां से सी भी सही है। तो ए और सी वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ए और सी वाला है ऑप्शन नंबर 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को आप सही कीजिए। अब आइए 46 में, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली जो उसमें नहीं पाया जाता, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ऑप्शन इसका सही हो गया कौन सा 3। अब 147 में, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है। तो किस रंग की होती है, काले रंग की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, काले रंग की। 148 है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है मियोसिस के लिए, तो सही है इसमें कि मियोसिस क्या है
एक मियोसिस एक जो है अर्धसूत्री विभाजन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आइए 49 में, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अगर आप सावधानी नहीं दिखाइए तो गलत होने का चांस जो है बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखिए, अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो इसमें केवल 2 ही सही है, सी और डी। तो जरा दोनों को देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप जरूर पढ़े होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सी सही हो गया। एक और है कि बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है। तो आ जाइए ऑप्शन नंबर किस में? 3 में। तो 3 इसका सही उत्तर होगा। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 और बहुत इजी प्रश्न है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। कितना? लगभग 250 मीटर। इसके थोड़ा आसपास होगा, लेकिन 250 के करीब ही है। तो आज के सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक जो भी जीके और जीएस का प्रश्न था, उस सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ कंप्लीट किए हैं। और बाकी इसमें बच रहा है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, तो उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है और कुछ शुरू भी किया गया है। तो आप उससे जाकर के जुड़ जाइए और लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए बस यही रह गया। अगला सेट जो है सेट नंबर 3 होगा। ये किरण प्रकाशन का सेट चल रहा है, तो अगला सेट तक आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 को। तब तक के लिए